हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का प्रयास अकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इतिहास का लगातार टॉपिक बाय टॉपिक एक क्रमबद्ध रूप में सिलेबस चल रहा है। इसके पिछली वीडियो में मैंने आपको मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा की थी। आज जो मौर्य काल का एक संपूर्ण मौर्य काल का एक नज़र में देखेंगे महत्वपूर्ण पहलुओं पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी वंश को पढ़ने के बाद में उस पर एक विशेष नज़र डालते हैं उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। वह महत्वपूर्ण बिंदु हैं जैसे कि वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, या वहाँ की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। तो इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं से कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए आज चलते हैं अपने टॉपिक पर। इसके पहले यदि आपने मौर्य काल से संबंधित वीडियो ना देखा हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे अवश्य देख लें, क्योंकि उसको देखने के बाद में यहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने लिख रखा है मौर्य काल के महत्वपूर्ण बिंदु। वह महत्वपूर्ण कौन कौन से बिंदु हैं तो देखेंगे कि मौर्य काल में सामाजिक जीवन कैसा था, वहाँ के जो आर्थिक जीवन था तो आर्थिक स्थिति वहाँ की कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी। उसके बाद में आगे देखेंगे वहाँ की कलाकृति अर्थात धार्मिक जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप जानते हैं कि मौर्य काल में जो अशोक थे, अशोक के शिलालेखों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं मौर्य काल का। सबसे पहले देखते हैं सामाजिक जीवन कैसा था। तो कौटिल्य, जिनको चाणक्य के नाम से जाना जाता है, कौटिल्य के अनुसार कहा जाता है कि जो मौर्य काल था, मौर्य काल में जो सामाजिक जीवन चल रहा था वह समाज जो था वह 4 वर्गों में विभाजित था। कौन कौन से? तो एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 भागों में 4 वर्गों में समाज विभाजित था और इस प्रकार से समाज जीवन चल रहा था। और कहा जाता है कौटिल्य के आधार पर जो शूद्र थे, शूद्र की स्थिति जो थी वह ठीक थी, यानी सामान्य स्थिति थी, ऐसा कहा जाता है कौटिल्य के आधार पर। उसके बाद में मेगस्थनीज के आधार पर, तो मेगस्थनीज कहते हैं कि मौर्य काल का जो समाज थी वह समाज वर्गों में विभक्त थी। कितने? 7 वर्गों में विभक्त थी। लेकिन जो विभाजन था वह आपका जन्म के आधार पर ना होकर के उस समय कार्य के आधार पर था, ऐसा कहा है किसने? मेगस्थनीज ने। यानी मेगस्थनीज के आधार पर जो मौर्य काल के जो समाज थे वह समाज 7 वर्गों में अपने कार्यों के आधार पर विभक्त थी। तो कौन कौन से 7 वर्गों में विभाजित थी तो देखते हैं। मेगस्थनीज के आधार पर जो लोग खेती से संबंधित यानी कृषि से संबंधित जो लोग कार्य करते थे, ऐसे लोग किसान वर्ग के अंतर्गत रखे थे। और जो लोग यानी बल से संबंधित यानी सुरक्षा बल से संबंधित कार्य करते थे उन्हें सैनिक वर्ग के अंतर्गत रखा जाता था। और उसके बाद में कारीगर थे, यानी जो कारीगरी करते थे तो ऐसे लोगों को कारीगर वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। दार्शनिक लोग यानी जो पत्र पत्राएँ लिखने का कार्य करते थे तो ऐसे लोगों को दार्शनिक के अंतर्गत रखा गया है। और जो पशुपालन से संबंधित थे ऐसे लोगों को अहिर कहा गया है, यानी अहिर वर्ग के लोग थे। और निरीक्षक वर्ग के लोग थे, निरीक्षक जो यानी निरीक्षण करने का कार्य करते थे, ऐसे लोग निरीक्षक वर्ग के अंतर्गत आते थे। उसके बाद में सभासदें, जो यानी सभाएं थी, उन सभाओं के जो प्रमुख हुआ करते थे उन्हें वो सभासद कहलाते थे। तो इस प्रकार से मेगस्थनीज के आधार पर समाज जो थी वह 7 वर्गों में विभक्त थी। किसान, सैनिक, कारीगर, दार्शनिक, अहिर, निरीक्षक और सभासद। किसके आधार पर? तो कार्यों के आधार पर। आगे देखते हैं कौटिल्य के आधार पर। कौटिल्य कहते हैं कि जो मौर्य काल के समाज थे उस समाज में दास प्रथा थी, यानी दास प्रथा उस समय चल रही थी। जो दास हुआ करते थे उन दासों का शोषण नहीं किया जाता, ऐसा कौटिल्य के द्वारा कहा गया है। लेकिन मेगस्थनीज का यह मानना है कि जो मौर्य काल था, मौर्य काल में जो समाज थे उस समाज में दास प्रथा नहीं थी, यानी बिल्कुल दास प्रथा का उस समय प्रचलन नहीं था मेगस्थनीज के आधार पर। उसके बाद में मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति देखते हैं कि समाज में स्त्रियों की क्या रही स्थिति। तो मौर्य काल में समाज में जो स्त्रियों की स्थिति थी वह सामान्य थी, यानी बहुत अच्छी भी नहीं थी और बहुत ख़राब भी नहीं थी। फिलहाल जैसा कि आप जानते हो वैदिक काल से लगातार स्त्रियों की जो स्थिति है वह उसमें लगातार गिरावट आती है। लेकिन मौर्य काल में बताया जाता है कि जो स्त्रियों की स्थिति थी वह सामान्य थी, जो बहुत अच्छी नहीं थी और बहुत ख़राब भी नहीं थी। क्यों ऐसा? क्योंकि यानी सामान्य थी इस रूप में कहा गया क्योंकि देखा जाता था कि जो मौर्य काल की समाज थी उस समय बाल विवाह, पर्दा प्रथा, तलाक प्रथा,
वैश्य प्रथा, ये सभी प्रणालियाँ जो प्रथाएं थी वह प्रचलित थी, यानी ये सभी प्रथाएं चल रही थी। इसलिए समाज के में जो स्त्रियों की स्थिति थी तो वह उतनी बेहतर नहीं थी। उसके बाद में जो वैश्या स्त्रियां होती थी तो वैश्या स्त्रियों को रूप जीवा के नाम से भी जाना जाता था, अर्थात जो मौर्य काल में जो वैश्या के अंतर्गत स्त्रियां आती थीं ऐसी स्त्रियों को रूप जीवा कहा जाता था। उसके बाद में देखते हैं मौर्य काल के सामाजिक जीवन में क्या रही उस समय आर्थिक स्थिति, यानी कैसा मौर्य काल जो चल रहा था उस काल में क्या समाज में आर्थिक स्थिति थी, यानी कहाँ से जो आय थी वह किस प्रकार से थी और क्या था मुख्य व्यवसाय। तो आर्थिक स्थिति के अंतर्गत वो जो आते हैं तो उसमें देखते हैं जो उस आर्थिक स्थिति में जो मुख्य व्यवसाय था, जो मुख्य व्यवसाय उस समय कृषि था, यानी कृषि पर आधारित था। जैसा कि आप जानते हैं जो भारत है, भारत कृषि प्रधान देश वैसे भी कहा जाता है, यानी जो यहाँ का मुख्य व्यवसाय है वह कृषि ही होता है। तो मुख्यतः कृषि आधारित थी और जो कृषि जो उपज होती थी उस उपज का कर लिया जाता था मौर्य काल में। और कर कितना लिया जाता था, तो जो उपज होती थी उपज का 1/6वां भाग से लेकर के 1/4, यानी जो उपज होती थी उसका 1/6वां और 1/4 भाग कर के रूप में लिया जाता था मौर्य काल की समाज में। उसके बाद में मौर्य काल में तो उसके बाद में मुख्य उद्योग जो देखते हैं तो मौर्य काल का जो मुख्य उद्योग था वह मुख्य उद्योग वस्त्रों का था। जैसा कि आप इसके पहले भी जान चुके हैं जो भारत में वस्त्र उद्योग हुआ करता था, मुख्य रूप से सूती वस्त्रों और ऊनी वस्त्रों का उद्योग यहाँ पर किया जाता था। तो वही है मुख्य रूप से उद्योग जो था वह वस्त्रों का किया जाता था। और जो व्यापार था, जो मौर्य काल के अंतर्गत जो व्यापार देखने को मिलता वह व्यापार जो था वह आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का था, अर्थात इस प्रकार का व्यापार हुआ करता था कि जो स्थानीय क्षेत्र थे इनमें व्यापार किया जाता था, साथ ही साथ विदेशों में भी व्यापार किया जाता था। तो उसी को कहा जाता है आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार चल रहे थे मौर्य काल के अंतर्गत। उसके बाद में कर देने के जो लोग, यानी क्योंकि कर व्यवस्था रखी गई थी और जो व्यापारिक कर था वह 1/10वां भाग लिया जाता था, यानी जो लोग व्यापार करते थे तो व्यापार में जो कर लिया जाता था वह कर 1/10वां भाग लिया जाता था। उसके बाद में जो कर जो व्यक्ति व्यापार करते थे यदि या जो उपज करते थे, जो उपज होती थी उसमें जो लोग कर नहीं देते थे उन कर न देने वाले लोगों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान था, यानी यह मौर्य काल की स्थिति थी। उसके बाद में था मौर्य काल का मुख्य व्यापारिक जो केंद्र था वह था बदौच, जो आपका गुजरात में पड़ता है, जो व्यापार का मुख्य केंद्र हुआ करता था मौर्य काल में। अब देखते हैं आगे मौर्य काल के राजनीतिक जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मौर्य काल का जो राजनीतिक स्थिति थी, यानी राजनीतिक जीवन चल रहा था वह कैसा था, तो राजनीतिक जीवन में जो मुख्य हुआ करता था समाज का वह प्रमुख राजा ही हुआ करता था। राजा क्योंकि वह न्यायिक, प्रशासनिक और सैनिक जितनी भी व्यवस्थाएं होती थी वह मुख्य रूप से जो उसका सभी यानी व्यवस्थाओं का जो मुख्य हुआ करता था वह राजा हुआ करता था। तो इसलिए कहा गया राजा प्रमुख था क्योंकि वह न्यायिक, प्रशासनिक और सैनिक सभी व्यवस्थाओं को देखने का कार्य मुख्य रूप से कौन किसके आधार पर होती थी व्यवस्थाएँ, तो राजा के आधार पर, इसलिए राजा प्रमुख थे। उसके बाद में मौर्य काल में साम्राज्य को छोटे छोटे 5 प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था, यानी जो मौर्य काल था आपने देखा था इसका जो साम्राज्य था ये बहुत बड़े क्षेत्र में था, क्योंकि आप जानते हैं जैसे पूर्वी अफ़गानिस्तान से लेकर के आपका फिर पाकिस्तान, फिर उसके भारत में ऊपर आपने देखा जम्मू कश्मीर, उसके बाद में पूर्वी भाग में बंगाल क्षेत्र और नीचे आप कर्नाटक, इन इतने बड़े साम्राज्य में ये चल रहा था मौर्य काल। तो इसलिए उस साम्राज्य को चलाने के लिए कई छोटे छोटे वंशों को यानी कई छोटे छोटे प्रांतों में भी उसे विभाजित कर रखा था और वहाँ पर कुछ जो मुख्य हुआ करते थे उन्हें वहाँ नियुक्त कर दिया गया। तो इसकी जो मुख्य राजधानी थी पूरे मौर्य काल की, जो मुख्य साम्राज्य की राजधानी थी वह राजधानी थी आपकी पाटलिपुत्र। इसके अतिरिक्त कहा जाता है तक्षशिला, स्वर्णगिरी और आपकी उज्जैनी और तोसड़ी। इसके अतिरिक्त 4 अन्य भी राजधानियाँ हुआ करती थी। जैसे कि आज वर्तमान में अगर देखने को मिलता है तो पूरे भारत की एक जो मुख्य राजधानी है वह है दिल्ली, और अन्य जितने भी राज्य हैं इन छोटे छोटे राज्यों की भी अपनी अपनी एक एक राजधानी है। इसी प्रकार से उतने बड़े साम्राज्य को क्या किया गया था, 5 भागों में विभाजित कर दिया गया। छोटे छोटे 5 प्रांत दिए गए थे और उन प्रांतों की राजधानियाँ बना दी गई थी। तो जो मुख्य राजधानी जो केंद्र में थी वह थी आपकी उस समय तो पाटलिपुत्र थी। जैसे वर्तमान में दिल्ली ऐसे उस समय मौर्य काल में पाटलिपुत्र हुआ करती थी।
उसके बाद में जो प्रांत छोटे छोटे विषयों में विभाजित कर दिए थे, उन छोटे छोटे समूहों के जो हेड हुआ करते थे उन्हें विषयपति कहा जाता था। यानी जो छोटे छोटे प्रांत, जैसे आज जानते हैं कि मुख्यमंत्री कहा जाता है, ऐसे उस समय विषयपति कहा जाता था। और जो 10 गांवों का एक समूह होता था, 10 गांवों के समूह का जो मुखिया होता था उसे गोप कहा जाता था। यानी देखने को मिलता है 10-10 गांवों के समूह बना दिए गए थे, उस समूह का एक मुखिया बना दिया गया था और जो मुखिया था उसे गोप के नाम से जानते हैं, यानी उसे गोप कहा जाता था। और जो ग्राम हुआ करता था, यानी जो गांव हुआ करता था, उस ग्राम का जो मुखिया होता था उसे ग्रामिक कहा जाता था मौर्य काल में। उसके बाद में कुछ प्रमुख अधिकारियों की ओर चलते हैं। जो मौर्य काल के कुछ प्रमुख अधिकारी, जैसे वर्तमान में अधिकारी हुआ करते हैं, ऐसे भी उस समय कुछ प्रमुख जो अधिकारी हैं उनको मैंने यहाँ पे सम्मिलित किया। जैसे शीर्षस्थ अधिकारी, शीर्षस्थ का मतलब जो सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था उस समय उसे तीर्थ के नाम से जाना जाता था। जो प्रमुख अधिकारी था वह तीर्थ था। उसके बाद में जो प्रशासनिक अधिकारी था, जो प्रशासन को देखता था, देखभाल करता था, उसे आमात्य के नाम से जाना जाता था। यानी प्रशासनिक अधिकारी को आमात्य कहते थे। और जो राजस्व प्रधान था, राजस्व प्रधान मतलब जो आमदनी और जो कर के जो देख रेख, जो उसकी सुरक्षा से संबंधित था, जो उसकी देख रेख करता था, ऐसे जो मुख्य हुआ करता था उसे राजस्व प्रधान, राजस्व प्रधान को समाहर्ता के नाम से जाना जाता था। यानी इसे समाहर्ता कहते थे। और राजकीय कृषि विभाग का जो अध्यक्ष हुआ था, राजकीय मतलब जो सीता भूमि के अंतर्गत संरक्षण रखता था। यानी सीता भूमि जिसे सरकारी भूमि के नाम से भी जाना जाता है, ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि सीता भूमि क्या होती है, तो सरकारी भूमि को सीता भूमि कहते हैं। तो सीता भूमि का जो राजकीय कृषि विभाग अध्यक्ष होता था उसे सीताध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। यानी सीताध्यक्ष अधिकारी हुआ करता था जो सरकारी भूमि का अध्यक्ष होता था। उसके बाद में सैन्य विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। सैन्य विभाग जो देखता था, वैसे सैन्य विभाग से संबंधित जितना भी जो भी निर्णय लिया जाता था वह तो राजा ही लेता था, लेकिन उसकी देखरेख के लिए एक हेड नियुक्त किया गया था, उस हेड को सेनापति कहा जाता था। यानी सैन्य विभाग का जो प्रमुख था, जो हेड था, उसे सेनापति कहा जाता था। और जो सेना थी, तो मौर्य काल में आपने देखा था कि मौर्य काल में सेना, जो कि जैसा कि जस्टिन के कथन के आधार पर कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सेना थी और 6 लाख सेना लेकर के उसने पूरे भारत को रौंद डाला और उस पर संपूर्ण अपना अधिकार कर लिया। तो उसी वजह से यानी सेना जो थी वह बहुत बड़ी संख्या में थी। तो इस कारण यह कहा जाता है कि जो सेना थी वह बहुत बड़ी संख्या में थी। तो वह सेना टुकड़ियों में यानी विभाजित थी। किस प्रकार की सेना विभाजित थी उसके बारे में देखते हैं। और सेना के बारे में मेगास्थनीज के आधार पर कहा जाता है, मेगास्थनीज ने कहा कि इस सेना का जो रख रखाव किया जाता था वह 5 लोगों की 6 समितियां थीं। यानी एक समिति में 5 लोग थे और ऐसी कितनी 6 समितियां थी, यानी 6 पंचे 30, अगर टोटल की बात करें तो 30 लोग सेना के रख रखाव संबंधित कार्य करते थे। यानी केवल उसके रख रखाव का ध्यान रखने के लिए 30 लोग नियुक्त थे। इतनी बड़ी सेना थी। तो सेना कितने भागों में विभाजित थी उसको देखते हैं। जैसे एक थी आपकी पैदल सेना, पैदल सेना की जो संख्या बताई जाती है वो 6 लाख थी। उसके बाद में कुछ हाथी से संबंधित सेना थी, यानी हाथी सेना थी, वह लगभग बताई जाती है 9000 थी। और जो घोड़सवार यानी घोड़े की जो सेना थी, घोड़सवार सेना लगभग 30,000 थी। उसके बाद में अन्य कुछ रथ सेना भी थी, जिसका नेतृत्व रथों के द्वारा किया जाता था। तो कुछ सेना जो थी वह रथ सेना भी थी। उसके बाद में न्यायिक व्यवस्था देखते हैं। तो न्यायिक व्यवस्था वैसे प्रमुख तो राजा ही हुआ करता था, लेकिन जो न्याय व्यवस्था का जो हेड होता था उसे राजुक कहा जाता था। यानी जो न्याय व्यवस्था का मुखिया होता था, मुख्य कार्यकर्ता देखभाल करता था, उसे राजुक कहा जाता था, यानी राजुक कहलाता था। और जो न्याय व्यवस्था थी ये 2 प्रकार की थी, जैसे वर्तमान में भी चलती है। तो कौन कौन सी? एक दीवानी न्याय व्यवस्था थी, एक फौजदारी। दीवानी के अंतर, क्योंकि आप जानते हैं कि जो साम्राज्य था बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो यहाँ पर कई प्रकार के यानी जो विवाद हो जाते थे, उन विवादों को सुलझाने के लिए न्यायिक व्यवस्था थी। न्यायिक व्यवस्था थी वह 2 भागों में विभाजित थी, एक दीवानी और एक फौजदारी। दीवानी उसके अंतर्गत आती, यानी ऐसे जो आपके संपत्ति से संबंधित मामले थे उन मामलों को दीवानी के अंतर्गत सुना जाता था। और फौजदारी के अंदर जैसे चोरी करने वाले या मारकूट या खून खराबे से संबंधित जो मामले थे वह फौजदारी के अंतर्गत सुने जाते थे और उसका निर्णय किया जाता था। इस प्रकार की न्याय व्यवस्था थी। उसके बाद में गुप्तचर व्यवस्था भी थी, यानी इसमें गुप्तचर व्यवस्था भी थी। और जो गुप्तचर का जो हेड हुआ करता था उसे गूढ़ पुरुष के नाम से
कहा जाता था, यानी उसे कहा गया है क्या, गूढ़ पुरुष। तो गुप्तचर व्यवस्था का जो हेड उसे गूढ़ पुरुष कहा गया है। और जो गुप्तचर व्यवस्था थी ये भी दो प्रकार से, दो विभागों में विभाजित थी। कौन, एक संस्थागत और एक संचारगत। संस्थागत ऐसे लोग आते थे, ऐसे गुप्तचर आते थे जो एक जगह रह करके समाज में चलने वाली विभिन्न चर्चाओं पर विभिन्न पहलुओं की जो सूचना देते थे, ऐसे जो गुप्तचर थे वह संस्थागत के अंतर्गत आते थे। दूसरे जो थे वह थे आपके संचारगत। संचारगत के अंतर्गत ऐसे गुप्तचर आते थे जो समाज में घूम घूम करके हो रही चर्चाओं के बारे में या जो भी विशेष जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों की जानकारी जो दिया करते थे वह घूम घूम करके देने वाले गुप्तचरों को संचारगत गुप्तचर के अंतर्गत रखा गया था। तो इस प्रकार आपने देखा महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आगे देखते हैं अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण बनने वाले प्रश्न, क्योंकि आप जानते हैं अशोक के जैसे अभिलेखों से संबंधित या स्तंभ लेखों से संबंधित, गुफाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट आगे। आइए चलते हैं अशोक से संबंधित अन्य बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पर एक विशेष चर्चा करते हैं। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आ रहा होगा। यदि वास्तव में आपको आत्मा से पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबाएं और इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि हमारा उत्साह और बढ़े। और इसी प्रकार से सभी जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों को एक कहानी के रूप में संजो करके आपके सामने लेकर आएँ, तो आप इसलिए चैनल से लगातार जुड़े रहें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं मौर्य काल से संबंधित जो अशोक से क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं, तो अशोक से बनने वाले मौर्य काल में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चलते हैं। इसके अतिरिक्त भी जितने भी हैं उन सभी की चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं मौर्य काल की कलाकृति। कलाकृति यानी कला की जो आकृतियाँ है, जो छपाई है, उनसे संबंधित को हम कलाकृति के नाम से जानते हैं। कलाकृति कौन से महत्वपूर्ण हैं उन सभी पर चर्चा करते हैं। तो मौर्य काल के राजनीतिक क्षेत्र, क्योंकि आप जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे वंशों में जो सबसे पहला वंश मौर्य वंश था, इसका जो राजनीतिक विस्तार यानी इसका जो साम्राज्य विस्तार हुआ वह बहुत लंबे क्षेत्र में हुआ था। तो राजनीतिक विस्तार के साथ साथ इसकी कलाकृति यानी धार्मिक क्षेत्र में भी इसका बहुत प्रसार हुआ है। किस प्रकार से हुआ है वो देखते हैं। तो मौर्य काल के राजनीति के साथ साथ धार्मिक क्षेत्र में स्थापत्य कला व्यवस्थित रूप से निर्माण शुरू हुआ है। यानी जो स्थापत्य कला का निर्माण है मुख्य रूप से मौर्य काल से बहुत तेज़ी से होती है और व्यवस्थित रूप में होती है। तो उनसे कौन कौन से देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। मौर्य कला की चर्चा निम्नवत है। और मौर्य पाषाण निर्मित कला है, यानी पाषाण निर्मित का अर्थ यह है कि जो मौर्य कला है, मौर्य कला में जो कलाकृति का जो प्रचलन हुआ है वह मुख्य रूप से पत्थरों पर छपाई के द्वारा हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि ये पाषाण निर्मित कला यहाँ से शुरू होती है। और पाषाण निर्मित कला है वह किस प्रकार से, किन किन बिंदुओं पर, उन सभी बिंदुओं को देखते हैं। जैसे कि कला का जो देखने को मिलता है वह ये देखने को मिलती है जैसे शिलालेख और महल, स्तंभ, स्तूप, गुफाएं, मूर्तियां, मृतभांड, इस प्रकार से इतने रूप में कला का निर्माण शुरू होता है। शिलालेख से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। तो शिलालेख से देखते हैं शिलालेखों की संख्या, जो अशोक ने शिलालेख निर्माण करवाए थे शिलालेखों की संख्या 14 थी। और प्रत्येक शिलालेख 14, जितने 14 शिलालेख हैं, प्रत्येक 14 शिलालेखों को आपको नहीं पढ़ना। जितने भी महत्वपूर्ण शिलालेख हैं उन सभी महत्वपूर्ण शिलालेखों को मैंने यहाँ पर सम्मिलित किया है। जैसे अशोक के शिलालेखों में जो प्रथम शिलालेख जो है, प्रथम शिलालेख से पशु बलि की निंदा की जाती है, यानी पशु बलि यानी पशुओं की बलि लेने की निंदा की जाती है। अर्थात पशुओं के जो मृत्यु है, जो उनकी हत्या है, तो हत्या से संबंधित निंदा की जाती है कि पशुओं की बलि न ली जाए। तो इस प्रकार का वर्णन कहाँ मिलता है, तो प्रथम शिलालेख मिलता है। उसके बाद में चौथा शिलालेख महत्वपूर्ण, चौथे शिलालेख में युद्ध नीति की जगह धम्म घोष का वर्णन मिलता है। अर्थात अशोक ने चौथे शिले में यह संदेश दिया है कि युद्ध नीति नहीं अपनानी चाहिए, युद्ध नीति की जगह हमें धम्म घोष का वर्णन करना चाहिए, यानी धम्म घोष नीति अपनानी चाहिए। धम्म घोष का अर्थ यहाँ पर धर्म के संबंधित है, यानी हमें धर्म से, जो हमारा मानव धर्म है, उस मानवता धर्म का हमें पालन करना चाहिए। तो यह कहाँ से वर्णन मिलता है, तो चौथे शिलालेख से मिलता है।
उसके बाद में 5वां शिलालेख है। 5वें शिलालेख में धर्म मात्रों की नियुक्ति का वर्णन मिलता है। धर्म मात्र की जो नियुक्ति है, नियुक्ति से संबंधित जो वर्णन मिलता है वह 5वें शिलालेख से मिलता है। धर्म मात्र क्या होते थे? जो धर्म के प्रचारक होते थे, यानी जैन धर्म, बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म, जो भी धर्म थे, क्योंकि यह सर्व धर्म को मानने वाले थे अशोक, तो इसलिए जो धर्मों के प्रचारक संबंधी थे उनकी नियुक्ति की जाती थी कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, यानी उन्हें धर्म महामात्र कहा जाता है। धर्म मात्रों की नियुक्ति का वर्णन 5वें शिलालेख से मिलता है। उसके बाद में 7वां और 8वां जो शिलालेख है, 7वें और 8वें शिलालेख से तीर्थ यात्रा का उल्लेख मिलता है। जैसे कि जो अशोक थे, अशोक ने धर्म प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने स्वयं भी कई यात्राएं की थी, जैसे गया की यात्रा, कुशीनगर यात्रा, सारनाथ यात्रा और कपिलवस्तु यात्रा, श्रावस्ती यात्रा, ऐसी ये इन्होंने यात्राएं की थी धर्म प्रचार प्रसार के लिए। तो उस यात्रा का वर्णन 7वें और 8वें शिलालेख से मिलता है। उसके बाद में 13वां शिलालेख, जो कि कई बार पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है। 13वें शिलालेख से किसका वर्णन मिलता है? 13वें शिलालेख से हृदय परिवर्तन का वर्णन मिलता है। जो अशोक थे, अशोक ने कलिंग पर जब युद्ध किया था, युद्ध करने पर उनका हृदय परिवर्तन हुआ था, तो वह हृदय परिवर्तन हुआ और धर्म के रास्ते पर चलने का प्रण लिया। तो वह जो हृदय परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन का वर्णन 13वें शिलालेख से देखने को मिलता है। उसके बाद में शिलालेखों की जो खोज हुई थी वह 1750 ईस्वी में किसने की थी? तो सर्वप्रथम शिलालेखों की खोज पैंथलर ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि शिलालेखों की प्रथम खोज किसने की? तो पैंथलर ने की थी 1750 ईस्वी में। और सर्वप्रथम शिलालेखों पर जो लिपियां छपी थी, उन लिपियों को पढ़ने का जो कार्य किया था, तो सर्वप्रथम पढ़ा था किसने? तो 1837 ईस्वी में पढ़ा गया और जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। यानी शिलालेखों को पढ़ने का कार्य जो किया था वह सर्वप्रथम किसने? जेम्स प्रिंसेस ने किया था। उसके बाद में अशोक ने राष्ट्रीय भाषा, यानी इन्होंने प्रचार प्रसार या वैसे राष्ट्र के रूप में जो भाषा का उपयोग किया वह राष्ट्रीय भाषा, इन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया है। उसके बाद शिलालेखों पर जो लिपियां छपी थी वो लिपि किस लिपि के रूप में लिखी थी? तो वह इन्होंने शिलालेखों में देखने को मिलता है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का इन्होंने मुख्य रूप से प्रयोग किया है। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में उससे जो शिलालेख थे, उन शिलालेखों पर जो लिखावट थी वह ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि ने लिखी थी। इसके अतिरिक्त भी ग्रीक और आरमाइक लिपि का भी उपयोग किया, लेकिन ग्रीक और जो आरमाइक लिपि का प्रयोग किया है वह मुख्य रूप से देखने को मिलता है अफगानिस्तान क्षेत्र में। जो शिलालेख मिलते हैं उन शिलालेखों में आरमाइक और ग्रीक लिपि मिलती है, और जो भारत में मिलते हैं, भारत में मुख्य रूप से ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि मिलती है। उसके बाद में धर्म प्रचार के लिए जो अशोक थे, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेश और अपनी पुत्री जो संघमित्रा थे, उन दोनों को श्रीलंका भेजा था। तो यह भी प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि अशोक ने अपने जिस पुत्र को श्रीलंका भेजा था धर्म प्रचार के लिए, उसका क्या नाम था? तो महेश था। पुत्री का क्या नाम था? संघमित्रा था। तो इस प्रकार से इधर महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आगे और चलते हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आगे देखते हैं महल। महल क्या? महल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी को मैंने यहाँ सम्मिलित किया है। तो महलों से संबंधित देखते हैं। महल कहा जाता है कि पाटलिपुत्र और कुम्भराहार, पाटलिपुत्र और कुम्भराहार में इन्होंने महल का निर्माण करवाया था, जो कि यानी इनकी जो मौर्य कला थी, तो मौर्य कला का जो मुख्य रूप से वर्णन देखने को मिलता है, जो अग्रदूत का काम करता है वह महल करते हैं जो देखने योग्य हैं। तो महल कहाँ पे इन्होंने निर्माण करवाया? पाटलिपुत्र और कुम्भराहार में करवाया था, और जो महल थे वह लकड़ी के बने थे। उसके बाद में स्तंभ देखते हैं, क्या होते हैं स्तंभ और कौन से मुख्य स्तंभ है? तो स्तंभ जो थे, स्तंभों का निर्माण इन्होंने राजकीय प्रतीक के रूप में और युद्ध, जैसे कोई युद्ध करते थे, युद्ध में यदि इनको जीत प्राप्त होती थी तो राजकीय प्रतीक और युद्ध जीत के बोध से इन्होंने स्तंभ के निर्माण ये करवाते थे। तो स्तंभ का निर्माण क्यों करवाते थे? तो राजकीय प्रतीक और युद्ध की जीत को संबोधित करने के लिए ये स्तंभ का निर्माण करवाते थे। और स्तंभ में मुख्य रूप से चंपारण, जो बिहार में पड़ता है, बिहार चंपारण क्षेत्र में इन्होंने लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ का निर्माण करवाया। कहाँ पर? चंपारण, जो बिहार क्षेत्र में है। और स्तंभ मुख्य रूप से इनके जितने भी स्तंभ हैं वह बिहार क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसके बाद में वाराणसी यूपी में स्तंभ है, जो सारनाथ का स्तंभ है, जिसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी जाना जाता है। तो सारनाथ का स्तंभ कहाँ है? तो वाराणसी यूपी में पड़ता है। यूपी में वाराणसी में सारनाथ का स्तंभ देखने को मिलता है।
उसके बाद में जो स्तंभ का निर्माण करवाते थे वह चुनार बलुआ पत्थर से करवाते थे। चुनार बलुआ पत्थर से स्तंभ का निर्माण करवाते थे। और स्तंभ किस प्रकार का होता था, तो वह कुछ इस प्रकार का होता था। नीचे पूरा मुठ होता था, उसके बाद में ऊपर मुठ लगा रहता था, यानी जो कमल होता है, लोटस कमल का जो उल्टा कर दिया जाए तो उल्टे जो जिस प्रकार से वह दिखता है उसी प्रकार से एक पिलर होता था। पिलर के ऊपर वह मुठ का काम करता था और उसके ऊपर पशुओं के चित्र देखने को मिले हैं। और इसकी ऊंचाई देखने को मिली है। कहा गया है कि इनकी जो ऊंचाई है वह लगभग 40 फीट के करीब इनकी ऊंचाई देखने को मिलती है। और यहाँ पर मुठ के ऊपर जो है यहाँ पर पशुओं को देखने को मिला। मुख्य रूप से जो पशु हैं वह 4 पशु देखने को मिले हैं मुठ के शीर्ष पर। तो शीर्ष पर 4 पशु देखने को मिले। कौन कौन से, कहाँ पर देखने को मिले, तो जैसा कि यहाँ पे तो मैंने ये बता रखा है कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, जो कि आप जानते हैं। और जो शीर्ष पर जो 4 पशु मिले वह कौन कौन से मिले, और ये 4 दिशाओं को दर्शाते हैं। जो मुठ पर 4 पशु मिले हैं वह 4 पशु चारों दिशाओं की ओर ये संकेत करते हैं किसका, धर्म प्रचार प्रसार से संबंधित। तो कौन कौन से पशु मिले उनको देखते हैं। तो पूर्व दिशा में वृषभ का चित्र मिला है। पूर्व दिशा में एक वृषभ स्थित होता है, वृषभ का मतलब बैल स्थित होता है। और उसके जस्ट अपोजिट यानी पश्चिम साइड में एक चौकड़ी बढ़ता हुआ घोड़ा। और जब ऊपर की ओर यानी उत्तर दिशा में सिंह यानी शेर का चित्र दिखाया गया है। और जो नीचे दक्षिण की दिशा में जो दिखाया गया वह हाथी का दिखाया गया है। और ये जो 4 पशु हैं, ये 4 पशु एक दूसरे के पीछे जाते हुए, दौड़ते हुए, और बीच में यह ऐसा प्रतीत होता है कि बीच में एक पथनुमा चक्र दिखाया गया है, जो 24 तीलियों का चक्र है। उस 24 तीलियों के चक्र को ये लगातार यानी समय के आधार पर ये घुमा रहे हैं। ऐसा कुछ देखने को मिलता है स्तंभ में। और स्तंभ के नीचे यहाँ पर, जैसे यहाँ पे ये पशु स्थित हैं और पशुओं के नीचे ललाट पर यहाँ पर नीचे लिखा है क्या, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और ये सत्यमेव जो जयते है ये देवनागरी लिपि में लिखा है, यानी देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है सारनाथ स्तंभ पे। और ये जो सत्यमेव जयते शब्द है, यह शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते किस भाषा में लिखा है यह भी पूछा जा चुका है, तो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। उसके बाद में सत्यमेव जयते यानी सत्य है ज्ञान जिसका, यानी सत्य पर विजय, जिसका अर्थ होता है सत्यमेव जयते का। तो इस प्रकार देखते हैं। उसके बाद में चलते हैं स्तूप पर। स्तूप क्या होते थे, तो स्तूप मुख्य रूप से ये समाधान टीले थे, यानी जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, उस व्यक्ति की मृत्यु से जो राखी प्राप्त होती थी, राखी जो है वह स्तूप के बीच में मठ में रखी जाती थी, तो उसी को स्तूप नाम दिया गया है, यानी समाधान टीले भी कहा गया है। इनकी संरचना यहाँ पे मैंने दर्शा रखी है, कुछ इस प्रकार होती है स्तूपों की संरचना। स्तूप में ये जो होता है यह एक यानी गढ़ीनुमा होता है, चारों तरफ से घिरा होता है पक्की ईंटों से। उसके बाद में यह बीच में रखा होता है और बीच में इसमें मुख्य रूप से जो ऊपरी क्षेत्र होता है ये वाला, ये पार्ट इसका हार्मिका कहलाता है। और जो इस प्रकार से प्लास्टर से ये ढका होता है, तो प्लास्टर से ये जो छतनुमा लगी होती है इसे मठ कहते हैं। और मठ उसके बाद में यहाँ पे कच्ची ईंटों का लगा होता है और इसके ऊपर प्लस्तर होता है। प्लस्तर के बाद में इसके दाएं बाएं 2 साइड में इनकी सीढ़ियाँ लगी होती हैं, यानी सीढ़ी नुमा रास्ता बनी होती है, जो 2 तरफ से जाने को यानी ऊपर जाने के लिए 2 रास्ते दिखाए गए हैं सीढ़ी नुमा, तो ये सीढ़ी नुमा लगी होती है। और जो आगे जो बाउंड्री टाइप की होती है जो हाल, उसमें किनारों पर जो है मीनार टाइप के लगे होते हैं, यानी पिलर टाइप के खड़े होते हैं, उनको तोरण कहते हैं। यानी जो ये चारों तरफ से घेरा होता है, घेराबंदी के ऊपर जो मीनार टाइप के लगे होते हैं उन्हें तोरण के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार का कुछ होता है आपका स्तूप। और स्तूप में जो मठ होता है, मठ के बीच में यहाँ पर मृत शरीर की राख रखी जाती थी, तो ये थे स्तूप।
और कहा जाता है कि जब मौर्य काल, जब अशोक का काल चल रहा था, तो अशोक स्थापत्य कला को इतना ज़्यादा बढ़ा दिए थे कि कहा जाता है कि स्तूपों में 84,000 स्तूपों का इन्होंने निर्माण करवाया था। उसमें कुछ मुख्य हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 84,000 यह भी पूछा जा चुका है कि कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था अशोक ने, तो 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। सबसे प्रसिद्ध जो स्तूप है, तो सबसे प्रसिद्ध स्तूप आपका सांची का स्तूप है, जो कहाँ पड़ता है, जो एमपी में पड़ता है। सबसे प्रसिद्ध स्तूप सांची का स्तूप जो एमपी में पड़ता है, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद में सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुराना जो स्तूप है वह आपका है पिपरहवा स्तूप, जो यूपी में पड़ता है अर्थात उत्तर प्रदेश में है। पिपरहवा जो सबसे प्राचीन स्तूपों के अंतर्गत आता है। उसके बाद में देखते हैं गुफा क्या होती है, तो गुफा होती है यानी चट्टानों और पत्थरों को यानी पहाड़ों को काट करके उनके मध्य में रहने का जो स्थान बनाया जाता है, उनको हम गुफा के नाम से जानते हैं। जहाँ पर मुख्य रूप से जो बौद्ध और जैन धर्म भिक्षु लोग होते थे वहाँ वह निवास करते थे, तो उस निवास स्थान को विहार के नाम से भी जाना गया है। तो देखते हैं गुफा, जैसा कि मैंने बताया कि ये पहाड़ों पत्थरों को काट करके वहाँ रहने योग्य स्थान बनाया जाता था, उसे गुफा कहते थे। गुफा में जैन और बौद्ध जो भिक्षु होते थे उनके रहने का स्थान होता था कौन सा, गुफा, जिसे विहार के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ विहार है। और ये मुख्य रूप से जो गुफा है, गुफा कहाँ देखने को मिलती है, तो बिहार से, जो आपका राज्य बिहार है, बिहार में बराबर व नागार्जुनी गुफा, ये दो गुफाओं का निर्माण देखने को मिला है जो आपकी मौर्य काल की थी। और इनका निर्माण किसने करवाया, तो कहा जाता है कि जो अशोक थे, अशोक के पोता था दशरथ, तो अशोक का पोता जो दशरथ था, दशरथ ने यह बराबर और नागार्जुनी गुफा का उसने निर्माण करवाया था। उसके बाद में चलते हैं मूर्ति कला। तो मौर्य काल की मूर्ति कला क्या, मूर्ति का मतलब मूर्ति बना करके जो उसको स्थापित करते थे, उसे मूर्तिकला के नाम से जानते थे। मूर्तिकला में मुख्य रूप से यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति देखने को मिलती हैं। यानी यह भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि मौर्य काल की जो मूर्तिकला है वह मुख्य रूप से कौन कौन सी मूर्तियां थी, तो यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति देखने को मिलती है। और ऐसा भी कहा जाता है यक्ष जो पुरुष के अंतर्गत है, यक्षिणी जो इस महिला के अंतर्गत आती थी, दोनों का आधा आधा शरीर एक ही में ज्वाइंट रूप में था, यानी अर्ध, जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का अर्ध शरीर एक ही में ज्वाइंट होकर के एक दिखाया गया, उसी प्रकार से यक्ष और यक्षिणी का जो पार्थिव शरीर है वह इस प्रकार से दिखाया गया है इस मूर्तियों में। और ये जो यक्ष यक्षिणी की जो मूर्ति थी, ये जैन, हिंदू और बौद्ध ये तीनों धर्मों के पूजनीय माने जाते हैं। यक्ष और यक्षिणी उन्हीं की मूर्ति इन्होंने स्थापित करवाई थी। उसके बाद में चलते हैं मृदभांड। मृदभांड क्या होते हैं, मिट्टी के बने हुए काले चमकीले पालिशदार मिट्टी के बने हुए बर्तनों को मृदभांड कहा जाता है। तो मृदभांड भी देखने को मिलते हैं किसमें, तो मौर्य कला के अंतर्गत। तो इस प्रकार से आपने देखा जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने यहाँ पर सम्मिलित किया है। अब उम्मीद है ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आप किसी परीक्षा का यह प्रश्न पत्र उठा के देखते हैं और अशोक से संबंधित यानी कलाकृत से संबंधित यदि कोई प्रश्न देखने को मिलता तो वह आपका अवश्य मिलेगा। तो इसलिए इसी प्रकार सभी टॉपिक पाने के लिए आप हमारे साथ चैनल से जुड़े रहें और इतना तो आपका सहयोग हमारे साथ होना ही चाहिए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सभी को जय हिंद, नमस्कार।